ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किए गए इस प्रावधान यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरे तरीके से काम करने के लिए तैयार बैठी है। संसद में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले यह कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों से बातचीत की जाए, एक आम राय कायम की जाए, जिसके बाद पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। मसला यहां पर यह है कि जब पहले से ही व्यवस्थित स्थिति चलती चली आ रही है, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वाकई में भारत के लिए एकजुटता का मिसाल बनता हुआ दिखाई देगा, या यूं माना जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक हथियार है जो भारतीय जनता पार्टी अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है। आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। सत्ता संभालने से पहले भले ही मोदी और बीजेपी के सुर बदले बदले दिखे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली का सिंहासन हाथ में आया तो बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने एजेंडे पर लौटती दिखी। पहले धारा 370 और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार बनते ही हर वो मुद्दा उठाया जा रहा है जो पार्टी के एजेंडे में लंबे वक्त से शामिल रहा था। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संसद में चर्चा कराने पर सवाल पूछा। देश की एकता, अखंडता और देश के अंदर सद्भाव पैदा करने की उद्देश्य से इस देश के अंदर अलग अलग सिविल कानून न हो, और उसके लिए आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 44 में व्यापक संशोधन किए जाने की आवश्यकता। आदित्यनाथ के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान की धारा 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रावधान है और इस पर सभी तबकों को साथ लेकर चर्चा की जा सकती है। मंत्री जी ने अपने सांसद के सवाल पर तो इशारों ही इशारों में हामी भर दी, लेकिन कुछ तबकों को सरकार का ये रवैया नागवार गुजरता दिख रहा है। ये एक इलेक्शन इश्यू बना करके आप इलेक्शन में तो वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में बैठ जाते हैं तो गवर्नमेंट में बैठ करके प्रैक्टिकली आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सरकार के इरादों पर सवाल उठा रही है। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा का जिक्र तो कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस मुद्दे को सालों से कोई सरकार नहीं सुलझा पाई, उस पर मोदी सरकार कोई ठोस कदम उठा पाएगी। हालांकि लगातार एनडीए सरकार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बाद सरकार सोच रही है, लेकिन सरकार इस पर अमल कब करेगी, एक बड़ा सवाल है, या सिर्फ विवाद बढ़ाकर इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या इसे राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल या बानगी कही जाए जो भारतीय जनता पार्टी उसे अमली जामा पहनाना चाहती है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली, कांग्रेस से अमी याग्निक जी हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और सादी सोनिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमी याग्निक जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य एजेंडा रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में जवाब देते हुए साफ तौर पर, लिखित तौर पर यह बयान दिया है कि सबसे पहले आम राय कायम करने की कोशिश की जाएगी, उसके आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती आई है, आपका विरोध किस मुद्दे पर? मैं ये बताना चाहूंगी पहले तो कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार में आई, उन्होंने सारी प्रायोरिटीज अपनी जो विकास के मुद्दे थे जिस पे वो जीत के आए और प्रजा को जो दिखाया वो पीछे रह गया। ये जो आखिरी पन्ने पे, मैनिफेस्टो के पन्ने पे जो था राम मंदिर के साथ, वो आगे लेके आए। वो अलग बात है कि उनको किसको प्राधान्य देना है, पर ये देश की जनता को उन्होंने विकास के मुद्दे पे वोट मांगे थे कि हम देश को ये करेंगे वो करेंगे, और आज वो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लेके आए। अमी याग्निक जी, वो जाहिर सी बात है विकास की बात वो कर रहे हैं शायद अपने हिसाब से, लेकिन अपने एजेंडे को सामने रख रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद ने अब सवाल जो पूछा है उस पर साफ तौर पर कहा कि आम राय कायम करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपत्ति क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी? देखिए, इंडिया में पर्सनल लॉज काफी टाइम से चलते हैं, जब से आफ्टर इंडिपेंडेंस, और हमारा इतिहास 4000 5000 साल पुराना है। ये सारे कोडिफाइड लॉज है, और पर्सनल लॉज के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज
वो लॉ के अंदर उनकी जो भी बात होती है वो होती है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, मैरिज हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, प्रॉपर्टी राइट, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको बीच में रोकते हुए पूछूं, जरा ये बताइए कि किसी भी गल्फ कंट्री में, क्या किसी भी गल्फ कंट्री में आपके पास अलग अलग पर्सनल लॉ की बात है? क्या किसी यूरोपियन देश में आज आपके पास अलग अलग पर्सनल लॉ की बात है? क्या अमेरिका में आज अलग पर्सनल लॉ की बात है? जब तमाम विकसित देश, या यूं कहें कि अगर अरब देश भी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और आगे जा चुके हैं, तो ऐसे में हमारे देश में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई बात नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे तो उनमें भी यही लिखा है कि आर्टिकल 44 स्टेट को कहता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, पर एक गो में आप नहीं ला सकते। आप वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो लॉज के अंदर कम्युनिटीज को पूछो कि रिफॉर्म कैसे आ सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर सरकार थोपना चाहती है, हमारे साथ यहाँ पर दो धर्मगुरु भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नलिन जी, क्या कांग्रेस पार्टी की यह आपत्ति सिर्फ दिखावे की आपत्ति है? अजय जी, मुझे लगता है, और मैं कह देता हूं राजनीतिक बात शुरू में ही, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना शायद उस सपने से एक बात और जोड़ने की है कि कोई चर्चा भी नहीं हो सकती इस देश में अगर कांग्रेस पार्टी पसंद ना करे। मुझे समझ नहीं आ रहा विवाद का है। एक प्रश्न उठा, किसी सांसद ने पूछा, यदि अमी बेन जी अगर होती सांसद तो वो भी प्रश्न पूछ सकती थी, सरकार जवाब देती है। वहां पर भी आम सहमति की बात की। खुद कह रही है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आम सहमति चर्चा, कोई अभी कदम आया है, कुछ हुआ है? लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि हम अकेले, मतलब कांग्रेस पार्टी अकेली मुसलमानों के लिए, सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए चिंता करती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कहा, बदभावना से हम किसी के लिए नहीं आए, ये सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। चलिए, कहा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि मुसलमान समाज में पिछड़ापन जो है क्यों ऐसे है। जब भारतीयों को भारतीयों के रूप से हम देखते हैं तो ये आपत्तियां कैसी? अब आ जाते हैं विषय पर। ये विषय मानता हूं कि इसमें पर्सनल लॉस की बात आती है, संविधान की एक कल्पना है, पर क्या कोई थोपने की बात हो रही है? यहां कोई जबरदस्ती की बात है? अभी चर्चा भी शुरू नहीं हुई, कांग्रेस के पेट में दर्द। चलिए, इस दर्द के बारे में जरा, इस दर्द के निवारण की बात करते हैं। दयालवी साहब, क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करने की बात भी की जाए तो इससे आपके पर्सनल जो लॉज हैं उसका हनन होता है? क्योंकि शरीयत लॉ का इस्तेमाल तो हमारे देश में मुख्तलिफ तौर से होता नहीं दिखाई देता, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से दूसरे धर्मों का प्रभाव इस्लाम पर है या उसमें ट्रेडिशंस पर है, बहुत सारी कुरीतियां जो तथाकथित तौर पर हिंदू समाज की हैं वो आज इस्लामिक समाज पर भी लागू हो गई हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम सबों को बेहतरी के लिए आगे ले जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है अजय जी, जो सबसे अहम बात है जो आपने शुरू में कहा, पहली चीज तो ये गल्फ हो या अमेरिका हो, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हैं 50 स्टेट्स का अपने अलग-अलग कानून है, लेकिन वहां पे कभी हमारा देश जो है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा महान है। हम गल्फ की मिसाल, हम गल्फ से भी बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ एकता में अनेकता की बात, हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। जोधपुर महाराज के यहाँ काजी होता था और पटन नवाब के यहाँ जो है बाकायदा हिंदुओं के लिए अलग पुरोहित होता था। ये देश ऐसा है। मेरा कहना यह है कि ठीक है, हमने हमेशा से एक बात कही और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं मैं उनसे कहीं ना कहीं सहमत होता हूँ। आप चर्चा की बात कर रहे हैं, शंका जब होती है जब पूछने वाला खुद एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा से एक खास धर्म की बात करता रहा हो और एक खास धर्म को निशाना बनाता रहा हो। हम कहते हैं चर्चा करने को तैयार हैं, हमने इससे पहले भी हमेशा कहा है, पर आप कभी कोई लिखित में कुछ चीज लेके तो आइए। आप ये बताइए कि हम इन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, फिर आप यही क्यों सोचते हैं कि इस मुद्दे पे जो चर्चा सिर्फ मुसलमानों से होगी? हम कहते हैं आप अकाल तख्त के जत्थेदारों को बुलाइए, आप आर्चबिशप को बुलाइए, आप जैन धर्मगुरुओं को बुलाइए, आप बुद्धिस्टों को बुलाइए, उनके साथ मौलाना देहलवी को भी बिठाइए। लेकिन जब पूछने वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसकी छवि कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती हो और जब जवाब देने के लिए ऐसे लोगों को लिप्त किया तो कहीं ना कहीं शंका होती है। तो हमारा मोदी जी पर शंका है? मोदी जी पे नहीं, जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है आज क्योंकि पूछने वाले आदिनाथ जी ने पूछा, जिस परिभूत में उन्होंने पूछा है, मेरा कहना यह है, मैं इनके माध्यम से कहता हूं और कांग्रेस से भी कहता हूं, चलिए एक बार इस बात पे भी चर्चा हो, ये लिखित में लेके आए कि भाई हम इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। चलिए साध्वी सोनिया जी, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल, मैं आता हूं नलिन जी आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक और मत ले लेते हैं। यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट पूरी तरीके से डिफाइंड है
उसमें कई सारे प्रावधान हैं, बड़े लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपके हिसाब से अब वक्त आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, या आपको लगता है कि नहीं, अभी हर किसी को अपने अपने धर्म को जीने की आजादी अपने तरीके से ही होनी चाहिए? देखिए अजय जी, बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात यह है कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्त्री जो है वो किसी भी धर्म में हो, जब एक शहर, एक सोसाइटी, एक कंट्री की बात आती है, जब इंसानियत की बात आती है, तो ये देखा जाएगा। एक औरत होने के नाते मैं ये देख सकती हूँ कि जब मैं कथा करती हूँ या जब मेरे पास औरतें आती हैं, अपना दर्द सुनाती हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। और ये कोड आना ही चाहिए। उसका कारण है कि इसी में ही सबका हित है। चलिए नलिन कौली जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं। महिला गाय भैंस होती नहीं है जिसको आप बांध दें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 4-4 शादियां, 2-2 शादियां, 3-3 शादियों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये कोड आना ही चाहिए। सादी, हम आपके पास आते हैं सादी सोनिया जी। नलिन कौली जी, मैं इतना कहना चाहता था अजय भाई कि सरकार कोई चीज सामने लाए तब चर्चा होगी। समाज में हम सब कोई भी चर्चा करे, यह अनिवार्य नहीं होता किसी पर भी, जब तक सरकार नहीं आती। सरकार फिर पहल करती है, संसद तय करता है। ये आप और मैं भी नहीं तय करेंगे, संसद करेगा। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमारे यहां यह तय होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और के अंडर जब हम जी रहे हैं, जब हम कहते हैं कि देश का धर्म या सरकार का धर्म संविधान है, तो संविधान की गरिमा पूर्ण रूप से देखी जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि संविधान से हटके कोई काम हो सकता है, क्योंकि सारे भारतीय एक समान है संविधान के नीचे। दूसरी बात है कि संविधान में हम ऐसा भी सोच नहीं रख सकते कि मुझे ये पसंद है संविधान में, ये पसंद नहीं है, तो सिर्फ ये एक पार्ट ऑफ द संविधान मुझ पर लागू होगा, ये पार्ट मुझ पर लागू नहीं होगा। तो जब संविधान की भाषा होती है और भारत के लिए बात होती है, तो उसमें हर नागरिक आएगा, सारे स्टेक होल्डर्स से बात होकर आगे बात बढ़ेगी। जब तक सरकार ऐसी पहल नहीं करती, मंशा के ऊपर में भी प्रश्न उठाना गलत है। किसी ने कोई मंशा कैसे बोलेंगे जब सरकार ने पहल ही नहीं की? देखिए नलिन जी, पहली चीज तो ये एक, मैं इसमें कोई सियासी बहस नहीं चाहता, बहुत सकारात्मक बहस चल रही है और आप बहुत सकारात्मक जवाब दे रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि चूंकि भारत में हर 4 गोस के बाद हमारी भाषा बदलती है, हमारे नमाज और पूजा के तरीके बदलते हैं। हमने एक सीधी बात कही, राजनाथ जी ने कहा हम हिंदी लाना चाहते हैं, और उस हिंदी लाने के ऊपर जो है तमिलनाडु तक विरोध हुआ। हमारा कहना यह है, आप एक भाषा की बात करें, एक संविधान की बात करें, एक कानून की बात करें, लेकिन आप पूरे भारत के अंदर जब आप संबोधित करते हैं तो आपको साथ पूरा भारत है और उन सबको चर्चा के उस विषय में शामिल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को खाली आप दागे जी, मैं साहब, मैं आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? मैं नलिन, अरे मैं इस बात को रख रहा हूं, एक मिनट जी। नलिन जी, आज मुद्दा ये है, और ये हम कैसे करते हैं? नलिन जी एक सेकंड, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। एक सेकंड नलिन जी, यहाँ पर संशय ये है कि माना यह जाता है कि मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट किया जाता है। देखिए, मैं इनसे एक बात में सीधा पूछना चाहता हूं, बड़े बिल्कुल संयम के साथ, और मुझे उम्मीद है संयम के साथ आप जवाब दें। पूछिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया फतवों को लेके, पूरे मुस्लिम समाज ने कहा कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ काजी इस तरह नहीं, हम जो कानून है स्टेट का वो हर हाल में सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पंजाब में जिस पार्टी के साथ आपका अलायंस है, वहां धर्म के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, कभी आप उनको संबोधित क्यों नहीं करते? कभी आप उनसे क्यों नहीं कहते? क्यों जो है किसी एक प्रधानमंत्री के कातिलों को जो है शहीद का दर्जा दे दिया जाता है? कभी क्यों किसी पूर्व प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री को जो तनख्वाह घोषित करके जो है जूते साफ करवाए जाते हैं? जब आप संबोधित सिर्फ मुसलमानों को करते हैं तो मुझे शंका होती है कि कहीं ना कहीं मुझको टारगेट किया जा रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। नलिन जी, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, मैं सीधा जवाब दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक चर्चा नहीं होती तो हम लोगों के बीच में वैसे ही लोगों के कंफ्यूजन रहता है। भाई फतवा का आपने जो उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंने पढ़ा, बड़े ध्यान से कहा कि एडवाइजरी है, मुसलमान समाज भी कहता है एडवाइजरी है, तो बैन करने की जो मांग थी वो हो भी नहीं सकता है कि जो चीज कानूनी नहीं है उसको आप कैसे बैन करेंगे? भाई मैं आपको सलाह देता हूं, आप मेरी सलाह माने या ना माने। अब कई जगह कृतियां होती हैं और ये कृतियां आदमी नलिन जी मुद्दे पर आइए, कमियां हैं। नलिन जी मैं आ रहा हूं जी, अरे जो सेंसिटिव चीज है मैं आ रहा हूं जी, मुद्दे पर आइए जी, मैं अपनी बात को वहीं लेकर आ रहा हूं अजय भाई, कहीं नहीं जा रहा, मैं पूरा जवाब दूंगा।
अब आ जाते, तो मैंने कहा कृतियां होती है मिस, उसका ये तो मतलब नहीं है कि अगर मैं हिंदू होकर देखिए कोई गलतियां मैं करता हूं तो मेरा धर्म खराब नहीं ना, मैं तो इंसान के रूप से गलत नलिन जी अब आ जाते हैं, आपने जो पंजाब पे बात की भाई, पंजाब में मुझे अभी तक, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, कोई ऐसी एडवाइजरी मैंने देखी नहीं है जो मूल रूप से आप लागू करने की बात करते हैं। यदि कोई, एक मिनट, यदि कोई कृतियां उसमें भी होती है तो कानूनी पहल के सामने वो भी तो बराबर होंगे। नलिन जी, कानून मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। बुरा मत मानिएगा नलिन जी, लेकिन जो अमृतसर में कई बार गोल्डन टेम्पल में होता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, जिस तरीके से वहां पर वो लोग जो कि खालिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं, उनकी हिमायत की जाती है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। हिमायत नहीं होती, औरतों की बात देखिए, हिमायत होती है, आप भी जानते हैं। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं जी, मैं अपने ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं अपने ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई भी भारत विरोधी बात हो जो हमारी संप्रभुता, सॉवरेनिटी, हमारी सिक्योरिटी, सुरक्षा, नलिन जी उस पर आपकी और हमारे संविधान के विरुद्ध हो, नलिन जी उस पर आपकी टिप्पणियां नहीं आती, जनता पार्टी उसके बिल्कुल खिलाफ खड़ी है। अच्छा, आप मुझे लाइए और दिखाइए संविधान कहां टूटा है। याग्निक जी, और आप देखेंगे चाहे मेरे भाई होंगे या मेरे कोई रिश्तेदार होंगे, तो भी मैं खड़ा होकर कहूंगा। अमी याग्निक जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नजरिया बिल्कुल मुसलमानों से परे नहीं हटता है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है? देखिए, वो जब बात करते हैं तो एक ही माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो हमें क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज, तो काफी माइनॉरिटीज हैं। और ये जो कभी कभी ये ज्यादातर डिबेट में पॉलीगैमी लाते हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, तो ये रिफॉर्म्स के रिलेटेड है। तो कभी उन्होंने कोई कम्युनिटीज को पूछा नहीं कि भाई आप कुछ लाना चाहते हैं, सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं। तो इसका ये बताता है साफ कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, वो क्या लाना चाहते हैं। अच्छा अमित जी, कानून लाना चाहते हैं। अमित जी, अगर आप रिफॉर्म की बात करती हैं, आप रिफॉर्म की बात करती हैं, मैं जरा आप ही के सरकार के एक फैसले की याद दिला दूं आपको। शाहबानो केस आपको याद होगा, आप एक बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं। रिफॉर्म की कोशिश की गई थी उस वक्त, कोर्ट के निर्देश के तहत रिफॉर्म की कोशिश की गई थी। आपकी सरकार ने उस रिफॉर्म को डिरेल कर दिया। क्या आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग नजरिया नहीं रख रही है? कहूंगी मैं जी, आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। शाहबानो केस एक लैंडमार्क जजमेंट कोर्ट ने दिया था जी, और वो भी एक जेंडर जस्टिस का उदाहरण है जी। पर जैसे ही वो जजमेंट आया, हमारी ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उन्होंने इतना हंगामा कर दिया चारों ओर, और उन्होंने कहा कि जजमेंट 400 से ज्यादा सांसद आपकी सरकार के थे उस समय। पर्सनल लॉ के ऊपर कोई भी जजमेंट। याग्निक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 400 से ज्यादा नहीं, आपको सुनना पड़ेगा आज। आप पहले अपने गिरबाग में जाके, 400 से ज्यादा सांसद आपके पास थे और आपकी सरकार झुक गई। तो पार्लियामेंट की विजडम है ये, हम पार्लियामेंट की विजडम को, सांसद के कलेक्टिव विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो आप रिफॉर्म को फिर आगे नहीं बढ़ा रहे थे, ये भी मान लीजिए। रिफॉर्म को सरकारें आगे नहीं बढ़ाना चाहती, ना आपकी सरकार बढ़ाना चाहेगी। और हो सकता है कि शायद आज हर पर्सनल लॉ में सुधारे की जरूरत है, तो वो कम्युनिटीज के अंदर से आना चाहिए, वैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अजय जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझको पूरा फख्र है कि मैं भारत का नागरिक हूं, और भारत के संविधान मुझको लगता है पूरे विश्व का सबसे महान संविधान है। क्यों? अगर हम सबरीमलाया के मंदिरों की बात करते हैं, अगर हम हज पे सब्सिडी की बात करते हैं, अगर हम मानसरोवर की बात करते हैं, अगर हम अलग अलग विषयों पर जब हम बात करते हैं, तो मुझको लगता है ये संविधान हमको जोड़ता है। जहां तक आप बात करना शाहबानो के मामले की, मैं मानता हूं इस देश में अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीकों से तुष्टीकरण हुआ है। मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहना यह सिर्फ एक शाहबानो केस को मुद्दा बना के खाली एक पर्सनल लॉ को यह कहना कि साहब वहां रिफॉर्म नहीं हो सकता, ये बात उचित नहीं है। चलिए, मैं आप लोगों के सामने रिफॉर्म के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा मसला रखना चाहता हूं, जो कि अभी साध्वी सोनिया जी ने रखा था। और नलिन जी, इसकी शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। महिलाओं को उचित अधिकार मिले, इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में तो तमाम प्रावधान बना दिए गए हैं, लेकिन वही चीज मुस्लिम पर्सनल लॉ में लागू नहीं होती। वही चीज जैसे ही आप क्रिश्चियंस मैरिज पर जाते हैं, वहां पर लागू नहीं होती।
एक राज्य है जहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गोवा, वहां पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसके आधार पर चीजें बहुत सुचारू तरीके से वहां चलती हैं। क्या उस तर्ज पर आप चर्चा नहीं करना पसंद करेंगे जहां महिलाओं के अधिकार को लेकर चर्चा आगे बढ़े, बजाय इसके कि हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करें कि मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए? नहीं, मैं इसको गलत मानता हूं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम पर आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को या मुसलमान समाज को जी सामने टारगेट करते हुए ला रहे, गलत है। तो इसका मतलब है कि हमारी मंशा गलत है। अभी कोई ऐसी अच्छा मुझे बताइए, भारत सरकार ने कोई ऐसी पहल की जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि हमारी मंशा गलत है? प्रधानमंत्री जी लगातार 50 दिन में नहीं हुए अभी, कहीं पर भी एक उदाहरण हो, एक मुझे उदाहरण गिनाइए जहां उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया होगा योगी कि आदित्यनाथ भावना जो है किसी धर्म विशेष की तरफ है। योगी आदित्यनाथ ये सवाल उठाते हैं। देखिए आप मंशा की बात करते हैं तो इसलिए मैं आपसे सीधे तर्क करना चाहूंगा। मैं सीधी बात, योगी आदित्यनाथ ये सवाल उठाते हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक मिनट, किस तरीके से वो अयोध्या मंदिर के साथ जुड़े हिंदुत्व का मुद्दा उठाते रहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक संख्या में आएंगे। प्रश्न को जी नहीं, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं जी। योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, तो भगवा कपड़े पहनते हैं, जैसे मौलवी साहब मौलवी हैं, वो सांसद भी हैं, मौलवी साहब भी सांसद हो सकते हैं। वो प्रश्न पूछे, उनका अधिकार है। सरकार के मंत्री, वो कानून मंत्री कुछ बोले तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो आप कैसे कह दें कि सरकार की मंशा, बस आप इसमें एक कड़ी भूल गए, दोनों के दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। एमपी, एक मिनट, नहीं देखिए, एक पार्टी का एमपी और एक कानून मंत्री। अजय जी, कानून किसके लिए बना है पहले मुझे ये बता दें। हमारे पार्टी के वरिष्ठ एमपी हैं जी। मुझे अजय जी, कानून किसके लिए बना है ये बताएं सबसे पहले। अरे सुन लीजिए, मैं एक बात कह लूं, खत्म कर लूं बात जी। तो मैं इस बात को इतना ही रख रहा हूं जी कि पार्टी और सरकार जी में फर्क है। पार्टी अपनी नीतियों, पार्टी अपनी विचारधारा, उसके और ये अधिकार है। लेफ्ट पार्टी का लेफ्ट अधिकार है, भाजपा का भाजपा है, कांग्रेस का कांग्रेस है, लेकिन सरकार भारत सरकार अमित याज्ञनिक जी, और वो हर भारतीय के लिए है। जवाब से संतुष्ट हैं? कोई चाहे हमारी विचारधारा अमित याज्ञनिक जी, क्या आप या न हो, इस जवाब से संतुष्ट हैं? अमित याज्ञनिक जी, अमित याज्ञनिक जी, क्या आप हमारी बात सुन पा रही हैं? जी, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, अब समय बहुत कम, इसलिए दिलवी साहब ने क्लियरली आप बताएं। जी दिलवी साहब, मेरा कहना यह है, जैसा कि खुद का अभी 50 दिन पूरे नहीं हुए हैं और जाहिर बात है हनीमून पीरियड पूरा चल रहा है, लेकिन मेरा इनसे एक ही बात कहनी है, सबका साथ सबका विकास, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करके आप आते हैं, लेकिन अभी कल इनका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का एक बड़ा सा आपने जगह एडवर्टाइज आया है जी। उस एडवर्टाइज में पहली मर्तबा, मैं मानता हूं सिख और जैन भी भारत के हिस्से हैं, लेकिन पूरे उसके अंदर कहीं किसी मुसलमान को इन्होंने शामिल नहीं किया पूरे एडवर्टाइज के अंदर। चलिए, तो यानी आपको संशय है। मुझे लगता है कि नलिन जी इस बात पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस चर्चा में आप सबों का शामिल होने के बहुत बहुत धन्यवाद। नलिन जी, आप हमारे साथ बने रहें कि एक और मुद्दे पर आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सांसद उसे उठाता है जो अयोध्या आंदोलन से पूरे तरीके से जुटा हुआ है, भगवाकरण पर बातचीत करता है, संशय होना आवश्यक है। वापस लौटते हैं और खबरों के साथ वापस आते हैं।